Hammering of nails, hammering of nails, hitting of ball are examples of impulse. Hello student, I am R.K. Gupta. Today I am going to discuss about the impulse in this video. What is the impulse? The question is what is the impulse? This is our question and we want to answer this question. So let us consider there is a force F. F is a force and force F is applied on an object during time interval delta t. Let us, this is the object. Now we applied an external force up to interval delta t. Now what is the effect? What is the effect of force on this object? That is equal to the impulse. Means impulse can be denoted by delta j, and which is equal to the product of force and time interval. The product of force and time interval is called impulse, and impulse is denoted by vector j. This is the vector quantity. Since F is the, here the force is the vector quantity, therefore impulse j is also a vector quantity. What is the direction of impulse? That is in the direction of vector f. जिस डायरेक्शन में वेक्टर एफ की डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमारा जो इम्पल्स होगा. क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, एक नेल है और नेल को हम हैमर से क्या करते हैं, हिट करते हैं. यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये नेल है और नेल को हम क्या करें, एक हैमर से क्या करें, हिट करें. तो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स को स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह क्या हो जाएगा, इम्पल्स होगा. दूसरा एग्जाम्पल देखें, यदि हमारा एक क्रिकेटर है और जो बैट्समैन है वह बॉल को क्या करता है, हिट करता है, तो वह फोर्स क्या लगाता है, मैक्सिमम फोर्स लगाता है. लेकिन जो बॉल और बैट का कांटेक्ट होता है वह टाइम इंटरवल क्या होता है, डेल्टा टी वेरी स्मॉल होता है. तो डेल्टा टी और जो वेक्टर एफ का प्रोडक्ट होगा वह क्या हो जाएगा, हमारा इम्पल्स होगा. हेंस इम्पल्स में बी डिफाइंड एज इम्पल्स में बी defined as the product of average force and small time interval. Small time interval. This is impulse. Here impulse equal to force multiplied by time interval. Further impulse is denoted by vector j. हम इसे किसके द्वारा डिनोट करते हैं, वेक्टर j के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. एंड विच इक्वल टू वेक्टर f इनटू डेल्टा t. व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स. हमारे पास क्या आता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या हो जाएगा, दैट इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स. SI यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड. फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, और टाइम मीटर की यूनिट क्या है, सेकंड है. तो दिस इज द न्यूटन सेकंड. दिस इज द देयर यूनिट, एसआई यूनिट. यदि हम इसका क्या देखें, डायमेंशनल फार्मूला देखें, तो डायमेंशनल फार्मूला जे का क्या हो जाएगा, जे मीन्स इम्पल्स. फोर्स का क्या है, एम एल टी रेज टू पावर माइनस 2 इंटू टाइम इंटरवल का क्या हो जाएगा, टी. तो जे इक्वल टू एम एल टी रेज टू पावर माइनस 1. यह क्या हो जाएगा, जो इम्पल्स का है, इम्पल्स का क्या हो जाएगा हमारा, यह डायमेंशनल फार्मूला होगा, एम एल टी रेज टू पावर माइनस 1. तो डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं कि जो इम्पल्स है वह इम्पल्स का कहाँ क्या यूज करेंगे. अब हम इसको फर्दर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. पहला हम देखते हैं कि हमारा क्या है, इम्पल्स की क्या डेफिनेशन होगी, इम्पल्स की क्या यूनिट होगी, और इम्पल्स का क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इम्पल्स. इम्पल्स का क्या हो जाएगा, नेचर होगा. तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी. relation between impulse and linear momentum. हम देखते हैं कि लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स के मध्य क्या रिलेशन होता है, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिराइव करेंगे. according to Newton's second law of motion,
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, मीन वेक्टर एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यहाँ क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। फर्दर हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर एफ डेल्टा टी क्रॉस मल्टीप्लाई किए, दिस बिकम डेल्टा पी। क्या हो जाएगा? वह डेल्टा पी के इक्वल होगा। एफ डेल्टा टी क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स। ये क्या हो जाएगा? इम्पल्स। मीन इफेक्ट ऑफ फोर्स। इम्पल्स क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स है। क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसको इम्पल्सिव फोर्स भी कहते हैं। तो इम्पल्स इक्वल टू दिस इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम। डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मीन इनिशियल मोमेंटम क्या था और फाइनल मोमेंटम। यदि फाइनल मोमेंटम में से हम इनिशियल मोमेंटम को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें। चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे फाइंड आउट होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ इम्पल्स किसके इक्वल होता है? इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होगा? चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारा जो, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो उसमें लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा वह किसके इक्वल होगा? इम्पल्स के इक्वल होगा। तो प्रूफ करने के लिए आता है, प्रूफ दैट इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब हम देखते हैं, पहला एग्जांपल है, व्हाइल कैचिंग अ बॉल द क्रिकेटर विथड्रॉ हिज हैंड्स। आप देखेंगे जब क्रिकेट गेम होता है तो जो क्रिकेटर होता है, जो जैसे कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है और वह कैच आया, तो जो क्या होता है, आपका फील्डर होता है, वह बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को क्या करता है? पीछे की ओर ले जाता है। क्या करता है? वह हाथ को, अपने हैंड को क्या करता है? विड्रॉ करता है, पीछे की ओर खींचता है। ऐसा क्यों करता है? इसको हम कहाँ से समझेंगे? यहाँ से समझेंगे कि क्या होगा? एफ इक्वल टू हमारे पास क्या है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो जैसे वो हाथ को विड्रॉ करता है, हैंड को अपने क्या करता है? विड्रॉ करता है, तो डेल्टा टी क्या होता है? यहाँ पर डेल्टा टी टाइम इंटरवल क्या होता है? इंक्रीज होता है। टाइम इंटरवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे टाइम इंटरवल क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो यहाँ जो फोर्स होता है वह फोर्स क्या हो जाता है? फोर्स रिड्यूस हो जाता है। फोर्स क्या होगा? रिड्यूस होगा। जैसे फोर्स रिड्यूस हो जाता है तो उसके हाथ में जो इंजरी होती है वो लेस इंजरी होती है, या उसके हाथ को इंजरी नहीं होती है। तो ये पहला है, व्हाइल कैचिंग अ बॉल द क्रिकेटर विथड्रॉ हिज हैंड्स। तो इसको हम कहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं? बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, वेक्टर एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और यहाँ से हम यहीं से हम देखते हैं कि क्या होता है, जो वेक्टर एफ इंटू डेल्टा टी किसके इक्वल होता है? डेल्टा टी किसके इक्वल होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ से वेक्टर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो यहाँ डेल्टा टी को क्या करेंगे? डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, तो वेक्टर एफ क्या करेगा? हमारा क्या होगा? एफ डेल्टा टी जैसे इंक्रीज होगा तो एफ क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। इसका वाइस वर्सा क्या होगा? डेल्टा टी यदि डिक्रीज होता है तो फोर्स क्या होगा? हमारा इंक्रीज होगा। सेकंड यही सेम एग्जांपल देखते हैं, किसका? व्हेन द ग्लास वेसल्स फॉल ऑन हार्ड सीमेंटेड फ्लोर they break but they do not break when they fall on a carpet। यदि हम एक ग्लास को लें और ग्लास को कहाँ लेते हैं? ऐसे सीमेंटेड फ्लोर में ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, तो वह टूट जाती है। लेकिन यदि हम उसको कारपेट या सैंड में छोड़ते हैं तो वह टूटती नहीं। इसका क्या रीजन है? जैसे हम क्या करते हैं, सैंड या कारपेट में किसको, चाइना वेयर्स या ग्लास वेयर्स को गिराते हैं, तो क्या होता है? उसके अंदर थोड़ा सा अंदर दब जाती है, जिसके कारण क्या होगा? टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा। टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। यदि हम सीमेंटेड फ्लोर में क्या करते हैं? इसको ड्रॉप करते हैं, तो डेल्टा टी क्या होता है? मिनिमम होता है। उस समय फोर्स क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो इम्पल्स का हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, आप देखोगे जैसे हम सफ़र करते हैं तो जो हमारे फोर व्हीलर्स होते हैं, फोर व्हीलर्स में हमारे जो सीट होती हैं, वो सीट के नीचे क्या लगा दिया जाता है? गद्दे जैसी चीज़ें लगा दी जाती है, मोटा बनाया जाता है, ताकि आपको उस पर क्या ज़्यादा फोर्स आपके ऊपर न लगे और हम रिलैक्स वे से क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
हम देखते हैं जो न्यूटन जो फर्स्ट लॉ होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने देखा कि यदि हमको वेलोसिटी में चेंज करना है, यदि रेस्ट से हमको मोशन में लाना है या मोशन से हमको किस में लाना है, रेस्ट में लाना है, तो हमको एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। ये पहला लॉ है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो दैट रिमेंस ऑलवेज रेस्ट, और यदि मोशन में तो क्या होगा, कंटिन्यू मोशन में रहेगा। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसको हमको रेस्ट में लाना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। या इसी प्रकार यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको हमको मोशन में लाना है तो भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ क्या है कि यदि हमारी कोई बॉडी मूव कर रही, क्या कर रही, कोई बॉडी मूव कर रही है और यदि बॉडी को एक्सेलरेट करना है या रिटॉर्ड करना है। एक्सेलरेट मीन इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना है या वेलोसिटी को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको क्या बताएगा कि कितना फोर्स अप्लाई होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वह दैट इक्वल टू F इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। यह क्या शो करेगा, दिस शोज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या शो करता है कि कितना एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो रहा है, यदि उस ऑब्जेक्ट के मास से उसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो वह किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स के क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम थर्ड में देखेंगे जो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसको नोट डाउन करेंगे, अकॉर्डिंग टू this law, every action has equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction मीन्स जो हमारा नेचर में जो फोर्स होता है, वह किस में होता है, फोर्स इज ऑलवेज इन पेयर। फोर्स किस में आकर होता है, नेचर में पेयर में होता है। यह फोर्स क्या होगा, एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। इसको इस प्रकार समझें, हमारे पास क्या है, दिस इज द एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वह कहाँ होगा, W इक्वल टू mg। यह जो वेट है वह कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका क्या होगा, वेट होगा, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज R इक्वल टू ऑल्सो mg। ये नॉर्मल रिएक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वह किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। मीन यहाँ मास जितना फोर्स यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, क्या है, हमारे पास फ्लोर है, ग्राउंड है, तो जितना फोर्स ग्राउंड पे क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, सेम फोर्स क्या है, ग्राउंड किस पे करेगा, इस ऑब्जेक्ट पे भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, सेम फोर्स क्या करेगा, अप्लाई करेगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल। जो एक्शन होगा वह किसके इक्वल होगा, रिएक्शन के इक्वल होगा। दिस इक्वल टू वेक्टर F12 इक्वल टू वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। मीन्स फोर्स क्या होगा, ये जो फोर्स होंगे हमेशा किस में होंगे, पेयर में होंगे। और दूसरा ध्यान देना है इसमें कि जो फोर्स होते हैं एक साथ दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में किस में लगते हैं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लगते हैं। इसका डेली लाइफ में हम देखें यूज, डेली लाइफ में देखें, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। यदि हम देखें रॉकेट प्रपल्सन में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास बर्निंग चेंबर होता है और यहाँ जेट के थ्रू यहाँ पर गैस बाहर की ओर, कहाँ की ओर जाती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गैस बाहर निकलती है। तो जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में गैस बाहर की ओर निकलती है तो उतना इसमें अपथ्रस्ट फोर्स लगता है और रॉकेट को कहाँ उठाता है, ऊपर की ओर उठाता है। इसी प्रकार कोई जो स्विमर है, यदि कोई स्विमर है कितना फास्ट उसको स्विम करेगा तो जितना फोर्स ली वह किसको करेगा, वाटर को पीछे की ओर धकेलेगा, पुश करेगा, उतना उसको रिएक्शन फोर्स मिलेगा और वह क्या होगा, आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार हम यदि देखें डेली लाइफ में जब हम मूव करते हैं तो जितना फोर्स हम कहाँ अर्थ पे अप्लाई कर रहे हैं सेम हमको क्या मिलता है, उतना रिएक्शन फोर्स मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे यदि हम कहाँ सैंड में हो या हम कहाँ आइस में चले तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम वहाँ होगी, क्योंकि हमको वहाँ पर जो रिएक्शन है वह रिएक्शन प्रॉपर नहीं मिलता है। इस प्रकार आपको सैंड में चलने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताएगा, ध्यान रखना है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी प्रकार यदि हम देखें कि डिफरेंट इसके क्या हैं, डेली लाइफ में क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो यदि हमारा आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।